हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस जीनोम वर्ड का मतलब क्या है? जीनोम किसको बोलते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ जीन। कंप्लीट सेट ऑफ जीन या जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे? जीनोम। तो जीनोम किस लिए यूज़ होता है? यूज़ होता है फॉर कंप्लीट सेट ऑफ जीन को बोलेंगे जीनोम। ठीक है। तो इसमें देखो, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था? इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था डिटरमाइन करना डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को। इस प्रोजेक्ट का मोटिव क्या था कि डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। ठीक है। हम ह्यूमन के बॉडी में जितने भी क्या है डीएनए के सीक्वेंस, उस सब सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, वही था इस प्रोजेक्ट का मकसद। तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था इन 1990। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड इन, कब किया गया था? 1990 में। और कौन किया था इसको लॉन्च? इसको किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दोनों मिलकर क्या किए थे? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए गए थे। ठीक है। बाद में बहुत सारे कंट्री आए, लेकिन ये पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया था लॉन्च। टोटल ये प्रोजेक्ट कितने साल का था? टोटल प्रोजेक्ट ये था 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। कंप्लीट कब हुआ था ये प्रोजेक्ट? कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट ये 2003 में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में जो ये प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये हुआ था कंप्लीटेड। ठीक है। तो ये कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में कंप्लीट हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। टोटल ये 13 ईयर का क्या है? प्रोजेक्ट है। 13 ईयर का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करते हैं प्रोजेक्ट में? इसमें डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। डिफरेंट क्या करते हैं इसमें? डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनिंग द डीएनए डिफरेंट सीक्वेंस। ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें इस प्रोजेक्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। सो इसको देखो, ह्यूमन जीनोम HGP। HGP क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। क्यों बोलते हैं भाई इसको मेगा प्रोजेक्ट? इसका रीजन क्या है मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, समझना आप। इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें हर एक बेस पेयर को, ठीक है, तो हम लोग का ह्यूमन जीनोम कितना होता है? 3 × 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैप्लोइड में होता है। ठीक है। ह्यूमन जीनोम कितना होता है ह्यूमन में? ह्यूमन का क्या होता है जीनोम? देखो, हैप्लोइड में कितना कंटेंट होता है उसका? 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है। किसमें होता है? ह्यूमन के हैप्लोइड में होता है। ठीक है। हैप्लोइड में होता है। तो देखो, जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया था क्योंकि इसको हर एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए, हर एक डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना लगा था? पैसा लगा था इसको, $। ठीक है ना। हर एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए $3। $3 लगा था इसको। बात समझ आया आपको? हर एक, ठीक है, हर एक क्या, हर एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हर एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना लगा था पैसा? $3। $3। किस लिए लगा था? फॉर आइडेंटिफाइंग, ठीक है, किस लिए लगा था? फॉर आइडेंटिफाइंग पर बेस पेयर, हर बेस पेयर में लगा था। ठीक है। हर बेस पेयर में को आइडेंटिफाई करने में लगा था। तो आप समझ गए कि जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको क्यों बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि हर एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल कितना लगा था? $3 लगा था। और आप समझो तो टोटल इसका मतलब खर्चा कितना होगा? मतलब सब बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने, ठीक है, पूरे डीएनए के सीक्वेंस, हर बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना खर्चा लग गया था? टोटल कॉस्ट कितना गया था? सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया था आप सोचोगे? सो टोटल कॉस्ट लग गया था बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। कितना लग गया था इसमें? $9 मिलियन। कितना सोचो? 9 मिलियन।
9 मिलियन US डॉलर। मतलब समझ रहे हो US डॉलर का मतलब कैसे, कितना हो सकता है ये, कैलकुलेट करो आप, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप कैलकुलेट करना। तो इसीलिए क्या बोलोगे, इसीलिए इसको बोला गया मेगा प्रोजेक्ट। और किस और क्या कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था, देखो। जो डीएनए का सीक्वेंस था, ठीक है, इसको डिफरेंट मतलब, इसको मतलब जो एनालाइसिंग करके, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस को एनालाइज करके उसको किसमें रख रहे थे, उसमें बुक में किसमें लिख रहे थे, उसको किसमें नोट कर रहे थे, उसको हर डीएनए के सीक्वेंस को नोट आइडेंटिफाई करके उसको बुक में नोट कर रहे थे, ठीक है। किसमें नोट कर रहे थे, बुक में नोट कर रहे थे। तो टोटल कितने बुक लगे, टोटल बुक लगे थे कितना, टोटल बुक लग गया था 33,33,0,0, ठीक है। टोटल बुक कितने लग गए थे, 33,0,0। मतलब समझ आओ बुक का कितना लग गया था, बुक बहुत ही ज़्यादा लग गया था। आप समझ जाओ क्यों, क्योंकि मतलब भाई डाटा भी बहुत सारा है ना। जो डीएनए का सीक्वेंस था कितना है, वो भी बहुत ज़्यादा, उसीलिए जो बुक थे भी बहुत लग गया था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए क्यों, मतलब इसके लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट हुआ था। अब देखो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले उसके बाद देखेंगे हम लोग जो पॉइंट है उसमें क्या होगा, ठीक है। तो आप समझो कि जो बुक था कितना लग गया था, 3300, मतलब 3,300। टोटल बुक कितने लग गए थे, 3,300 बुक लग गए थे। तो इसमें क्या हुआ, देखो 3,300 बुक में हर एक बुक, ठीक है, ईच बुक कंटेन 100 पेजेस। हर बुक इसमें से क्या कर रहा था, हर बुक क्या कंटेंट करता था, 100 पेजेस, ठीक है। हर बुक कंटेंट करता था कितना पेजेस, 100 पेजेस। और हर एक पेजेस में, ठीक है, और क्या, और हर एक पेजेस में 100 लेटर्स थे, ठीक है। तो ईच पेज कंटेंट, उसके बाद एक और पॉइंट लिखो यहाँ पर नीचे, हर पेज के पास क्या था, हर ईच पेज कंटेन 100 लेटर्स। तो आप समझ रहे हो, सॉरी 1,000 लेटर, ठीक है। हर पेज कंटेंट कितना, 1,000 लेटर, मतलब टोटल बुक कितना था, 3,300, ठीक है। और हर बुक में कितना पेज था, 100 पेज। और हर एक पेज 100, ठीक है, हर एक पेज, ठीक है, कितना बुक था, 1,000। और हर एक पेज कितना के लेटर कंटेंट करता, हर एक पेज 1,000 लेटर कंटेंट करता था। हर एक पेज कितना लेटर, हर एक पेज 1,000 लेटर कंटेंट करता था, ठीक है। तो आप उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मेगा प्रोजेक्ट। वही तो आप देखो ना, मतलब कितना डीएनए का सीक्वेंस, पूरे डीएनए के सीक्वेंस को एनालाइज किया गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर को, ठीक है। उसी इसको बोलते हैं क्या, मेगा प्रोजेक्ट। उसी इसको क्या बोला गया था, उसीलिए इसको बोला गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या ये है, मेगा प्रोजेक्ट। तो इसका गोल क्या है भाई, ये एस, ठीक है, HGP का गोल क्या है, इसका गोल क्या है भाई। तो इसका गोल क्या है, देखो, इसका मतलब इसका मेन गोल था कि सब जितना भी जीन था, ठीक है, सब जीन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? इसका मेन गोल क्या था, जितना भी जीन हो सब जीन को क्या करना, सब जीन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मतलब कितना जिन होगा, लगभग लगभग मतलब 20 से 25 हज़ार जिन को, ठीक है, सब जिन को क्या करना, सब जिन को आइडेंटिफाई करना। तो पहले इसका मेन रोल क्या था, पहले इसका मेन गोल था आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, आइडेंटिफाइंग ऑल दी जीन। कितना जिन था टोटल इसमें, 20,000 से 25,000, ठीक है। इसमें टोटल जिन कितना था, टोटल जिन था इसमें 20,000 से कितना था, 25,000 जिन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। 20,000 से 25,000 जिन को आइडेंटिफाई करना। तो इसको देखो, मेन इसको चैलेंज था, ठीक है, कि क्या इस गोल, इसका मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन रोल क्या था, कि सब जिन को आइडेंटिफाई करना। कितना जिन हो सकता है, एस्टिमेट 2,000, ठीक है, 20,000 से 25,000 जिन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसका क्या था, ये पहला गोल था। सेकंड गोल क्या था, ये सब, ठीक, टोटल मतलब 3 मिलियन कितना बेस था, जो डीएनए जो बेस का सीक्वेंस है, हर बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। सेकंड इसका मेन मोटिव क्या था, जो बेसिस था, कितना बेसिस था टोटल, जो बेसिस का सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना। क्या करना, जो बेसिस का सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना। सो बेसिस का सीक्वेंस मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा बेसिस का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। सेकंड चैलेंजिंग क्या था, 3 मिलियन से 3 मिलियन से ज़्यादा बेसिस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। 3 मिलियन से ज़्यादा बेसिस को आइडेंटिफाई करना, टू टू फाइंड आउट मोर देन
ठीक है, कितना बेसिस, 3 मिलियन बेसिस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो आप देखो मतलब इसमें इसका मेन गोल क्या, सबसे पहला गोल था कि सब जिनको आइडेंटिफाई करना जितना भी है 20,000 से 25,000। सेकंड गोल क्या था इसका, ये बेसिस सीक्वेंस 3 मिलियन से, ठीक है, सब बेसिस सीक्वेंस को 3 मिलियन से बेसिस से ज़्यादा है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, टोटल बेसिस कितना है, 3 मिलियन से ज़्यादा बेसिस को आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस को उसका। और क्या नेक्स्ट, उसके बाद इसको स्टोर करना। फिर इसका मेन चैलेंजिंग क्या था, इसको इस सब डाटा को क्या करना है, स्टोर करना। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना किसमें, ठीक है, इसको क्या डाटाबेस में, इस सब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना किसमें, स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेसिस। सो इसका मेन चैलेंजिंग क्या था कि सब डाटा को, ठीक है, जितना डाटा है सब डाटा को ठीक है स्टोर करना, सब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना किसमें, डाटा बेसिस में, मतलब कंप्यूटर में। ठीक है, ये सब जितना हम डाटा मिला था उसको, ठीक है, जब डीएनए को सिक्वेंसिंग किया गए थे उसको, जितना भी सीक्वेंस का जो डाटा मिला था उस सब डाटा को स्टोर करना किसमें, स्टोर करना इन डाटा बेसिस, मतलब कंप्यूटर में। ठीक है, डाटा बेसिस रिकॉर्ड में उसको स्टोर करना। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद इसका मेन चैलेंजिंग था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या करना है। इसके बाद जो भी डाटा इस इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर्ड है, डाटाबेस में, उसके टूल बनाना। ठीक है, क्या बनाना, टूल बनाना फॉर डाटा एनालाइजिंग। इसको प्रॉपर एक टूल में रखना जिससे क्या हम लोग डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्या बनाना, टूल बनाना, मेक टूल फॉर डाटा एनालाइजिंग। टूल बनाना किस लिए, फॉर डाटा एनालाइजिंग, डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या बनाना, टूल बनाना। एनालाइज, ठीक है, डाटा को एनालाइज करने का क्या बनाना, फिर टूल बनाना। उसके बाद क्या करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ भेजना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंडस्ट्रीज में भेजना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ भेजना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंडस्ट्री में भेजना। ठीक है, ट्रांसफर टू इंडस्ट्री, ट्रांसफर टू इंडस्ट्री, जो भी इंफॉर्मेशन था, ठीक है, डाटा स्टोर, डाटा बेसिस, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके डीएनए सीक्वेंस को उसको इंडस्ट्री में भेजना, इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके क्या क्या करना, इसको मतलब देखना। ठीक है, क्या करना, इसको देखना किसमें, इसको देखना मतलब एड्रेस करना, एड्रेस दी क्या, इथिकल लीगल सोशल इशू। ठीक है, क्या करना, इथिकल लीगल एंड सोशल लिखो, देखना इथिकल लीगल एंड सोशल इशू को क्या करना है, देखना है उसके बाद। ठीक है, एड्रेस थी इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज, इस सब इशू क्या करना है, इस सब चीज़ को देखना उसके बाद। ठीक है, तो इसका मेन आप समझ कौन कौन से इसका मेन चैलेंजिंग था, कौन कौन से मतलब इसका गोल था। ठीक है, इसका गोल आप क्या थे समझ गए, आपको क्लियर समझ आया होगा कि इसका मतलब मेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था। पहला गोल था कि सब जितना भी जो जीन है, ठीक है, जितना भी जीन है उसको आइडेंटिफाई करना। लगभग जीन कितने हैं, 20,000 से 25,000 जीन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका क्या था मेन गोल, जितना भी जो सीक्वेंस है बेसिस का, ठीक है, जितना भी बेसिस का सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उस कितना लगभग वो बेसिस का सीक्वेंस लगभग है 3 मिलियन से ज़्यादा बेसिस का सीक्वेंस उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या करना है, उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, डाटा बेसिस में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको स्टोर करने के बाद उसको क्या करना, उसको उसका टूल बनाना। ठीक है, उसको क्या बनाना, उसका टूल बनाना फॉर डाटा एनालाइजिंग। उसके बाद क्या करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करना, कहाँ, इंडस्ट्रीज में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंडस्ट्रीज में ट्रांसफ़र करना। उसके बाद क्या करना, एड्रेस करना, मतलब एड्रेस मतलब देखना, इथिकल लीगल एंड सोशल इशू को देखना। ठीक है, तो ये था इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल। ये क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल था। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम लोग इसके मेथोडोलॉजिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या बात करेंगे, इसको मेथोडोलॉजिस्ट की बात करेंगे। तो इसमें देखो अब कौन कौन से मेथड थे उसको बात करेंगे।
सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको समझ आ रहा होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेन क्या, इसमें मेन क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितना हम लोग के जो ह्यूमन के बॉडी में कितना टोटल जीन है, कितना उसमें कितना क्या है उसमें, कितना उसमें बेस पेयर है, ठीक है, कितना जीन है, कितना उसमें बेसिस का सीक्वेंस, उसको क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेन वही है, इसका गोल क्या है, डीएनए के सीक्वेंस को, बेसिस को, सीक्वेंस को इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर एक बुक में नोट कर रहे हैं। तो इसका आप देखो, इसका मेन क्या देखेंगे अब, इसका मेथोडोलॉजिस्ट, ठीक है, मेथोलॉजिस्ट देखेंगे अब। तो कौन कौन से क्या इसका मेथोलॉजिस्ट क्या है देखो। तो हम लोग मतलब जो जीन है, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीएनए है, सबसे पहला स्टेप क्या है, डीएनए को हम लोग आइसोलेशन करेंगे। डीएनए क्या करेंगे, किसी भी ह्यूमन का आइसोलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको आइसोलेशन। सो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले। सो डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। सबसे पहले हम लोग क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किए, उसके बाद क्या करेंगे, जो डीएनए है इसको कट करेंगे, ठीक है। किससे कट करेंगे, कैंची से नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ठीक है, मोलिकुलर सीजर, जिसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, जिससे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं जिसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करेगा, इस डीएनए को कट करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन में क्या करेगा, इस डीएनए को कट करेगा। तो ये डीएनए क्या हो गया, अब ये डीएनए कट हो गया, ठीक है, डीएनए क्या हो गया, अब डीएनए हो गया कट। तो अब इसका फ्रेगमेंट है, देखो अब क्या बन गया, डीएनए का फ्रेगमेंट। अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको क्या करेंगे, डीएनए का फ्रेगमेंट को अब इसको मतलब और क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। जो डीएनए का फ्रेगमेंट इसको क्या करेंगे, डीएनए का फ्रेगमेंट का मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। तो इसका मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएंगे, इसका मल्टीपल कॉपी हम लोग, ठीक है, पहले क्या कर सकते हैं, इसका पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसका नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर डाल के, ठीक है, जब इसको बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के अंदर डालेंगे इस जीन को, डीएनए को, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी में कौन सा मेथड को यूज़ किया गया था, कौन सा मेथड को यूज़ किया गया है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है। इसको हम लोग किस में डालेंगे, इस डीएनए को, इसको डालेंगे हम लोग बैक्टीरिया में डालेंगे, और किस में डालेंगे, और डालेंगे ईस्ट में, बैक्टीरिया ईस्ट में डालेंगे। तो भाई ये मतलब इसको हम लोग हाथ में पकड़ के जा जीन जिसके पास, जब बैक्टीरिया के पास, वैसे थोड़ी चल देगा भाई, नहीं वैसे नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, इस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए या डीएनए को ईस्ट के अंदर डालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, वेक्टर। वेक्टर क्या है, गाड़ी है, ठीक है, जो क्या करता है, लेके जाता है, जो लेके जाएगा किसको, डीएनए के फ्रेगमेंट, ठीक है, क्या है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट है इसको लेके जाएगा कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के बॉडी के अंदर। तो देखो वेक्टर क्या है, जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है उस वेक्टर को बोलते हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जो वेक्टर ईस्ट के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं क्या, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। जो वेक्टर किसके लिए यूज होगा, ईस्ट के लिए यूज होगा, उसके लिए उसको बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये था आपका क्या, मेथडोलॉजीज। मतलब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किए, ठीक है, पहला प्रोसेस क्या, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद इसको क्या क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक, आरई से क्या करें हम लोग, इसको आरई से कट किए। उसके बाद क्या किया, इसको हम लोग आरई से कट किए स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में। फ्रेगमेंट को कट करने के पास इस फ्रेगमेंट का क्या किया हम लोग, फ्रेगमेंट का कॉपी बनाए, ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनाए। इसको मल्टीपल कॉपी कैसे बना सकते हैं, इसको अगर हम लोग इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करें या
ईस्ट में इंसर्ट करें, डालें मतलब, तो क्या होगा, इसका मल्टीपल कॉपी बनेगा। वेक्टर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अब इसका क्या हो गया, जो डीएनए था इसका, अब क्या होगा देखो, जो डीएनए था इसका मल्टीपल कॉपी बन गया। ठीक है, डीएनए का क्या हो गया, डीएनए का मल्टीपल कॉपी बन गया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है अब कि जो डीएनए से क्या बन गया है, डीएनए का मल्टीपल कॉपी बन गया है। इसके बाद क्या होगा देखो, जब डीएनए का मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, जब क्या होगा, डीएनए का मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, जिस मेथड को बोलेंगे क्या, जिस मेथड को बोलते हैं सेंजर मेथड, जिसको बोलते हैं सेंजर मेथड। सेंजर मेथड क्या है, इसमें क्या होता है, इस जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको, जो ठीक है, जो डीएनए है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, डीएनए का सीक्वेंस को, डीएनए ठीक है, जो डीएनए है उसको सीक्वेंस में रखते हैं, जो डीएनए उसको क्या करेंगे, डीएनए को सीक्वेंस में रखेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, सेंजर मेथड। इसी को बोलते हैं सेंजर मेथड, जिसमें क्या करते हैं, डीएनए को हम लोग सीक्वेंस में रखते हैं। क्या करते हैं, जिसमें जिसमें डीएनए को सीक्वेंस में रखते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सेंजर मेथड। बात समझ गए, तो ऐसे हम लोग जो डीएनए का सीक्वेंस उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या कर सकते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखो, मतलब इसका मेन हम लोग फीचर्स क्या हुआ, इसके हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका फीचर्स क्या है। आप क्या देखेंगे, इसके फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है। पहला इसका फीचर्स है जिसको बोल, ठीक है ना, पहला फीचर इसका टोटल ह्यूमन जीनोम कितना मिले, टोटल ह्यूमन जीनोम मिले कितना, देखो टोटल हम लोग को ह्यूमन जीनोम कितने मिले, जो क्या हुआ, जो ह्यूमन जीनोम मिला हम लोग को टोटल कितना था, वो था 3164.7। ठीक है, बेस पेयर, मिलियन बेस पेयर। तो हम लोग को इतने सारे क्या मिले, इतने सारे हम लोग को टोटल बेस पेयर। तो हम लोग को ह्यूमन जीनोम कितने मिले, 3164.7 मिलियन, कितना मिलियन बेस पेयर मिले। पहला इसका फीचर्स हो गया। सेकेंड इसका फीचर्स क्या था, टोटल नंबर जो ठीक है, जो बेसिस का सीक्वेंस था, क्या था, जो जो बेसिस थे, जो बेसिस थे कितना थे, बेसिस टोटल थे 3000। ठीक, कितना थे, 3000 बेसिस थे। और सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, ह्यूमन का जो सबसे लार्जेस्ट जीन है, जिसको बोलते हैं क्या, लार्जेस्ट जीन को किसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन का क्या है, डिस्ट्रोफिन का लार्जेस्ट जीन है। कितना है बेस का जीन का साइज देख लेते हैं, इसका कितना कितना होता है इसमें जीन के बेसिस, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस, इसमें कितना होता है, 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कितना होता है, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं इसमें। किसमें होते हैं ये होता है डिस्ट्रोफिन में। कितना टोटल जीन कितने थे भाई, टोटल जीन कितने थे, देखो टोटल जीन, टोटल 30,000 थे। कितना थे, टोटल जीन कितने थे, 30,000 टोटल जीन थे। तो टोटल जीन कितने थे, 30,000 थे जीन थे। ठीक है, और इसको मतलब 30,000 जीन कम थे, इसका एस्टिमेट कब कितना किया गया था, एस्टिमेट किया गया था 80,000 से 1,40,000 तक। ठीक है, एस्टिमेट किया गया था 80K से 1.4 लाख तक। लेकिन जो एक्चुअल में जो जीन थे, टोटल जीन कितने थे, ओनली 30,000। ठीक है, कितना थे, 30,000 खाली जीन थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसका, इसका नेक्स्ट फीचर्स इसमें का जो जो भी जीन डिस्कवर्ड हुआ था, क्या हुआ था, जो भी जीन डिस्कवर्ड हुआ था उसमें से 50% का जो फंक्शन है यह अननोन था। ठीक है, जो भी जीन क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, उसमें का क्या है, 50% जीन का फंक्शन क्या था, 50% जीन फंक्शन अननोन था। क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ, 50% जीन का फंक्शन क्या था, अननोन था। हम लोग को मालूम नहीं था कि उसका फंक्शन क्या है, उसका मतलब यूजल काम का नहीं था बोल सकते हो। ठीक है, अभी उसका फंक्शन नहीं पता था 50% जीन का। और जो लेस देन 2%, ठीक है, लेस देन 2% जीन कोड कर रहे थे प्रोटीन के लिए, खाली लेस देन 2% जीन कोड कर रहे थे किसके लिए,
लेस देन 2% जीन कोड कर रहे थे प्रोटीन के लिए। ठीक है, लेस देन 2% जीन कोड कर रहे थे किसके लिए? प्रोटीन के लिए। खाली लेस देन 2% जीन कोड कर रहे थे। उसके बाद और क्या था इसका फीचर्स भाई? इसका और फीचर्स था, जो जीन थे, ठीक है, जीन जो थे इसमें क्या मेन इसका रोल क्या देखो। जीन हम लोग को जो जीन थे वो खाली कितना के लिए हम लोग को कोड कर रहे थे प्रोटीन के लिए? ओनली 2%। और टोटल जीन जितना भी ह्यूमन में टोटल जीन मिला था, ठीक है, क्या मिला था? टोटल जीन मिला था ह्यूमन में, उसको मतलब क्या किया, सब जीन को प्रॉपर आइडेंटिफाई किए। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था और इसका फंक्शन क्या था, जो भी। उसके बाद देखो, इसका और देखो मेन इसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कौन कौन से थे ठीक है ना, इसका हम लोग जीन का। तो टोटल मतलब इसमें जो जीन था, जो डीएनए थी, ठीक है, डीएनए था, उसमें क्या था? डीएनए में बहुत सारे क्या थे इसमें, ठीक है, जो जीन था उसमें क्या थे, बहुत जीन में बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस थे। लार्ज पोर्शन के क्या थे इसमें? रिपीटेटेड सीक्वेंस थे। इसमें क्या थे? लार्ज पोर्शन के क्या थे इसमें? रिपीटेड सीक्वेंस थे। ठीक है, इसमें क्या थे? लार्ज पोर्शन के क्या थे? लार्ज पोर्शन ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और इसमें क्या थे? रिपीटेटिव सीक्वेंस थे। इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव, इसमें क्या था? बहुत सारे रिपीटेटिव क्या थे? सीक्वेंस थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हम लोग क्या मिल गए? रिपीटेटिव सीक्वेंस थे। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब क्या है? मतलब ये क्या है, एक डीएनए है जिसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें यहाँ ए है, ये पूरा जीन है, ठीक है, पूरा क्या है? डीएनए है। इसमें क्या होता है देखो, GAGA, तो यही मतलब क्या होगा, ये भी यही एक जो सीक्वेंस है, एक क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। मतलब यहाँ भी क्या होगा, GAGA। ऐसे मतलब पूरे डीएनए में क्या थे? बहुत सारे रिपीटेड थे, बहुत सारे ऐसी सीक्वेंस क्या थे? सेम सीक्वेंस प्रेजेंट थे। इसी को बोलते हैं क्या? रिपीटेटिव सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं क्या? रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, ये बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस ह्यूमन में प्रेजेंट, ह्यूमन के डीएनए में प्रेजेंट थे, जिसको क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस। और क्या भाई इसमें देखो क्या फीचर्स था, और इसका जो वाई क्रोमोजोम, इसमें मैक्सिमम मोस्ट जीन थे, कितना थे? 296। ठीक है, वाई जीन था, जो वाई क्रोमोजोम, उसमें कितने थे जीन? टोटल जीन थे इसमें 296। और ठीक है, जो सॉरी जो क्रोमोजोम 1 है, जो क्रोमोजोम 1 है उसमें थे 296। क्रोमोजोम 1 में क्या था? मोस्ट जीन थे 296। और क्या थे? क्रोमोजोम वाई में कितना थे? 231। ठीक है, क्रोमोजोम वाई में कितना जीन था? उसमें थे 231। और क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 1 में क्या होता है? मैक्सिमम जीन लोग होते हैं, उसमें क्या होता है? मैक्सिमम जीन प्रेजेंट होता है। कितना था जीन टोटल इसमें? 296। इसमें टोटल जीन थे 296 जीन प्रेजेंट थे। उसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे। सो 1.4 मिलियन, कितना बात कर रहा हूँ मैं देखो, 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन में क्या है, उसमें क्या हुआ? 1.4 मिलियन क्या है भाई? तो ये क्या है देखो, 1.4 मिलियन में क्या था? सिंगल बेस पेयर। ठीक है, सिंगल बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या था? सिंगल बेसिस डिफरेंस। 1.4 मिलियन लोगों में क्या था? इसमें डीएनए में क्या था? सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस था, जिसको बोलते हैं क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे जिसको? जिसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है देखो, इसमें क्या होता है, जो सिंगल बेस डिफरेंस, मतलब सिंगल बेस, इसका सिंगल बेस पर में क्या होगा? डिफरेंस होगा। मतलब
ये बेस है ए, टी, जी और क्या है, सी है। सेम यहाँ भी क्या है, तो ये देखो इसमें क्या है, अभी ए, टी, जी, सी, ये भी क्या है, ए, टी, जी, सी। तो सिंगल बेस पेयर, ठीक है, सिंगल बेस डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो जी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जी है, मान लो यहाँ पर जी है, तो इसके जगह हम क्या होगा, जी के जगह में आ जाएगा टी। क्या गया देखो, ये दूसरा डीएनए है और ये सेकंड दूसरा डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए 1 है, डीएनए 2 है, डीएनए 3 है। तो ये डीएनए में देखो, ये दोनों डीएनए में क्या था, सेम था। तो पहले क्या था, दोनों डीएनए सेम था, यहाँ भी क्या था, जी था। लेकिन क्या होगा अगर सिंगल, इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, खाली सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो सिंगल बेस पेयर, इसमें इसमें सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाएगा, मतलब जी था इसके जगह में आ जाएगा टी। इसी को बोलते हैं क्या, सिंगल बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं सिंगल बेस डिफरेंस। सिंगल बेस में क्या गया, डिफरेंट है। इसमें भी समझ लो, इसका एक जगह हम क्या गया, सी आ गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें खाली सिंगल बेस डिफरेंस है। इसमें क्या है, खाली सिंगल बेस डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करेंगे हम लोग, ये हम लोग का जो टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुना होगा नाम इसका, सीआईडी में, क्राइम पेट्रोल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जिसमें जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या करता है, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। मतलब कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब, तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ओके है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जो हर इंडिविजुअल में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो हर इंडिविजुअल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर इंडिविजुअल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम लोग का जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें 99%, 99.9% का जो डीएनए का सीक्वेंस है वो सेम होता है। कितना, 99.9%, 99.9% इंडिविजुअल में क्या होता है, जो डीएनए का जो क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है वो सेम होता है। हर इंडिविजुअल में क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, कितना, 99.9% सेम होता है, लेकिन खाली 0.1% डिफरेंट होता है। कितना परसेंट, खाली 0.1% ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ओनली 0.1% हर इंडिविजुअल में खाली डिफरेंट होता है, बाकी 99.9% सेम होता है। बात समझे, तो जो इसको देखो, जो जो डीएनए, ठीक है, जो डीएनए जो कितना परसेंट डिफरेंट है, खाली 0.1% डिफरेंट है। खाली वही क्या होता है, उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसी को क्या करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी को क्या कर, उसी का क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। वही जो सीक्वेंस होगा, हम क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो मतलब उसको क्या करेंगे, उसी का हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। मतलब इसमें जो क्या करते हैं, इस डीएनए का जो सीक्वेंस होगा, 0.1% जो डीएनए का सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग इसको सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो इसमें, इसमें क्या होता है, ये है, एक है डीएनए, एक क्या है, डीएनए है। सो डीएनए में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं अभी, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। डीएनए में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ पर होगा ए टी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए टी। इसमें क्या देखेंगे आपको, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे इसमें, रिपीटेटिव सीक्वेंस। जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसी मतलब जो जो डीएनए में क्या होता है, ऐसी रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, जो डीएनए में क्या होगा, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिपीटेटिव रिपीटेटिव डीएनए। जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे रिपीटेटिव
डीएनए क्या हो, जो सीक्वेंस डीएनए जो क्या है बार बार रिपीट होगा, ठीक है, जो सीक्वेंस ठीक है, जो जो सीक्वेंस डीएनए में क्या होंगे बार बार रिपीट होंगे, जिसको बोलते हैं, जिस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। तो आप समझ गए कि रेपिटेटिव डीएनए किसको बोलते हैं, जो क्या हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है बार बार जो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, रेपिटेटिव डीएनए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो डीएनए है ठीक, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग सेंट्रीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार इसका हम लोग सेंट्रीफिकेशन कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग देखो क्या करेंगे, सेंट्रीफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका हम लोग, इस डीएनए का जो है रेपिटेटिव डीएनए जो है हम लोग के, ठीक है, जो क्या है खाली हर इंडिविजुअल में ही डिफरेंट है, जो जो क्या है रेपिटेटिव डीएनए यही क्या है, यही हर इंडिविजुअल में डिफरेंस, इसको क्या करेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज में करने क्या होता है भाई, जो हल्का चीज़ होता है वो ऊपर में जाता है, और जो ठीक है जो हल्का चीज़ होता है ऊपर में रह जाता है, और जो भारी चीज़ होता है वो नीचे में आएगा, ठीक है। जो हल्का चीज़ होता है कैसा होता है, वो ऊपर में रहता है, ठीक है। इसको हम लोग जब डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, जो भारी चीज़ होगा वो नीचे में रहेगा, ठीक है, और जो हल्का होगा वो ऊपर में जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा है नाम, डेंसिटी ग्रेडियंट ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन। सो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, ठीक है। आप क्या क्या है सेंट्रीफिकेशन। जब हम लोग इस डीएनए का क्या करेंगे, जब हम लोग इस डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को टू टाइप के क्या मिलते हैं, इसमें टू टाइप के डीएनए मिलेंगे, ठीक है। एक को बोलेंगे क्या, एक डीएनए को बोलते हैं बल्क डीएनए, एक डीएनए होता है जिसको बोलते हैं क्या, बल्क डीएनए, और एक डीएनए जो मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या, सैटेलाइट डीएनए। जो एक डीएनए मिलेगा जिसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए है ये सब, ठीक है, ये जो बल्क डीएनए है, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल में सेम होता है। जो बल्क डीएनए क्या होता है, सब इंडिविजुअल में हर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बल्क डीएनए हर ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बल्क डीएनए हर ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये सेम होता है। लेकिन जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए टू टाइप का होता है, बेस्ड ऑन, ठीक है, देखो सैटेलाइट जो डीएनए है टू टाइप का होता है, किसके बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन के बेसिस मतलब ए का रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, ए रेशियो टी का रेशियो ज़्यादा है कि जी रेशियो सी का ज़्यादा है, ऐसी मतलब बेस के कंपोजिशन में पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, सेकेंड ऑन द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस का जो लेंथ है उसके बेसिस पर, और रेपिटेटिव सीक्वेंस, ये तीनों के बेसिस पर जो सैटेलाइट डीएनए है इसको टू टाइप डिवाइड किया गया है। किसके किसके बेसिस पर, सबसे पहले बेस के कंपोजिशन पर, ठीक है, बेसिस के कंपोजिशन पर कि ए ठीक है, ए प्लस टी ज़्यादा है कि जी रेशियो सी ज़्यादा है, इसके बेसिस पर। सेकेंड लेंथ ऑफ डीएनए के बेसिस पर, और रिपीटेटिव सीक्वेंस के बेसिस पर क्या 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 गया है, जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलेंगे मैक्रो, एक को बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट, और एक होता है क्या, मिनी सैटेलाइट। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। एक क्या होता है, एक को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, ठीक है। हम लोगों को किसको पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है जो डीएनए का सीक्वेंस किसमें होता है, मिनी सैटेलाइट में, ठीक है। किसमें होता है वो, मिनी सैटेलाइट में। मिनी सैटेलाइट में क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसमें क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो मतलब ऐसा जिनका क्या है, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं VNTR। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो आप समझ गए इसका बेसिक
किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मेन हम लोग इसमें क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का क्या करेंगे, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो डीएनए का सीक्वेंस ईच ऑर्गेनिज्म में क्या है, यूनिक है। मेरे में यूनिक है जो, ठीक है, और मेरे में समझो 1 2 3 4, मेरे में जो इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस है मेरे में 4 है, तो आपके में 3 होगा, आपके फ्रेंड के में 5 होगा, ठीक है, आपके किसी और दोस्त के में 6 होगा। मतलब ये क्या है, ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर इंडिविजुअल में क्या होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। बात समझे? इसके बाद हम लोग आते हैं इसका प्रोसेस। अब पढ़ेंगे इसका प्रोसेस कैसे मतलब करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रोसेस कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें इसका प्रोसेस कैसा होता है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम लोग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपने सीआरडी देखा होगा या देखते होंगे तो उसमें हम लोग देखा होगा जो खून होता है, ठीक है, जो अगर कहीं पर भी मर्डर हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, खून होता है, जिसको क्या करते हैं, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उस कातिल का पता लगाने में। ठीक है, तो उसमें क्या सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उस खून को, उस ब्लड को क्या करते हैं, उस ब्लड को आइसोलेट करते हैं, उस ब्लड को लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले उस डीएनए को आइसोलेट करते हैं, मतलब डीएनए को निकालते हैं, लेते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जहाँ पर भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। तो आपके स्टार्टिंग में लिखा है बोन का सेल, ठीक है, बोन का डीएनए ले सकते हो, स्किन का, स्पर्म का, हेयर फॉलिकल का, ये सब का आप डीएनए डीएनए को हम लोग ले सकते हो, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया। ठीक, एक क्या किया, सबसे पहले आपने, ये डीएनए है, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन कर लिया आपने। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या करोगे, जो ये डीएनए है ये डीएनए को काटोगे, किससे काटोगे, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसका बोलते हैं इसको एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियस से क्या करोगे आप इसको स्पेसिफिक, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप इसको स्पेसिफिक पोजीशन में कट करोगे। क्या करोगे आप इसको, इस डीएनए का स्पेसिफिक पोजीशन में कट करोगे। मतलब आप समझो कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए में क्या है, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसमें क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो इस रिपीटेटिव सीक्वेंस से आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसका स्पेसिफिक पोजीशन से कट करोगे, किससे, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करोगे, इसको स्पेसिफिक पोजीशन से कट करोगे। तो सेकंड क्या है, सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड प्रोसेस क्या है, डाइजेशन, मतलब आप क्या करोगे, उसको कट करोगे, डाइजेशन करोगे, किसको, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय किससे करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करोगे। ठीक है, किससे करोगे, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करोगे। सो जब इसको आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करोगे, कट करोगे, जब क्या करोगे इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको क्या करोगे, डीएनए को कट करोगे, तो कैसे, कहाँ पर करोगे, देखो इस डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर करोगे, मतलब इसको कट करोगे कहाँ पर, यहाँ पर कट करोगे और यहाँ पर। ठीक है, जब इसको आप कट करोगे तो देखो जो डीएनए है वो कैसे बचता है, ये डीएनए है, एक क्या है उसके रिपीटेटिव सीक्वेंस है, एक क्या है इसके रिपीटेटिव सीक्वेंस, कितने सारे हैं इसके रिपीटेटिव सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल 6 क्या रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो इसके मतलब इस कहाँ पर हो गए 1 2 6 3, ठीक है, 6 तो क्या हुए इसके रिपीटेटिव सीक्वेंस है डीएनए के। तो इसको आप साइड साइड से इसको निकाल दोगे। ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सबसे पहले आप आइसोलेट किए, फिर उसको काट लिए, उसके बाद क्या करोगे, इसका फ्रेगमेंट को, ठीक है, जो फ्रेगमेंट बचा है, ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, इसको क्या करोगे, इस डीएनए के फ्रेगमेंट का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करोगे आप, डीएनए का जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको किस में करोगे मूव, इसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको सेपरेट करोगे। ठीक है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करोगे, इस डीएनए के सीक्वेंस को सेपरेट करोगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, जो डीएनए का सीक्वेंस उसको सेपरेट करोगे।
ये क्या होता है, एग्रोस जेल का होता है, ठीक है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये क्या है मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इसमें होता है एग्रोस जेल होता है इसमें, ठीक है। स्प्लिट में क्या होता है, इसमें होता है एग्रोस जेल, एग्रोस जेल होता है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नंबर ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर ऐसे लिखे रहता है। ये क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस का नंबर है, कितने सारे मतलब इसमें क्या होंगे, नंबर होंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है कैथोड, इसमें क्या होता है कैथोड जो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर होता है एनोड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, जो डीएनए है, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, वो इसमें क्या करता है, इसमें डीएनए का फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से वो मूव करेगा, ठीक है। इसका जो क्या होता है, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है अपने क्या करेगा, अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, उसका सेपरेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, उस डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसका सेपरेशन होगा, ठीक है। तो इसको देखो, इसके पास कितने रेपिटेटिव सीक्वेंस है, 6 ठो हैं, तो इसका जो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। इस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो आपका डीएनए था, ठीक है। अब जो डीएनए को क्या, अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप, अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को मूव करोगे किसमें, नेट्रोसेलोस, ठीक है, नेट्रोसेलुलोस या नाइलोन मेम्ब्रेन में। अब जो क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे किसको, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर करोगे, डीएनए फ्रेगमेंट का। आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे डीएनए फ्रेगमेंट को किसमें करोगे भाई, इस डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करोगे इनटू नेट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, ठीक है, नेट्रोसेलुलोस या नाइलोन मेम्ब्रेन में, और इसको मूव करोगे किसमें, अब नेट्रोसेलुलोस या नाइलोन मेम्ब्रेन में, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लोटिंग, साउथर्न ब्लोटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, साउथर्न ब्लोटिंग, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम में खाली ब्लोटिंग लिखा है, इसको इसको पूरा क्या बोलते हैं, साउथर्न ब्लोटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, साउथर्न ब्लोटिंग। तो इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप आप क्या किया, इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, इस फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, तो इस फ्रेगमेंट को आप किसमें ट्रांसफर, इस फ्रेगमेंट था उसका अपने सेल्स के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग ये अपना सेट हो गया, फिर उसको आपने क्या किया, ट्रांसफर किया किसमें, नेट्रोसेलुलोस या नायलॉन के मेम्ब्रेन में इसको ट्रांसफर किया। फिर क्या किया इसने, आपने इसको नेट्रोसेलुलोस या नायलॉन के मेम्ब्रेन पर इसको ट्रांसफर किया। उसके बाद क्या किया इसको, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे। अब इससे क्या करोगे, इस डीएनए का फ्रेगमेंट का आप क्या करोगे, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन करोगे, मतलब आप इसको रेडियो एक्टिव लेबल करोगे, VNTR, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है आप रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे। आप क्या करोगे, रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे, VNTR से क्या करोगे आप, रेडियो एक्टिव इसको लेबल्ड करोगे। मतलब क्या है, ठीक है, इसको आप VNTR से प्रूव करोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे, किससे, रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे VNTR प्रूफ से, रेडियो एक्टिव लेबल्ड किसमें करोगे, VNTR प्रोब से, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स प्रोब, प्रोब क्या है भाई, ये प्रोब किसको बोलते हैं, तो प्रोब किसको बोलते हैं, देखो ये हम लोग का जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, जो हम लोग का क्या था, ये रेपिटेटिव सीक्वेंस था। मतलब आप समझो कि जो इसका रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो कितना है, रेपिटेटिव सीक्वेंस मतलब आप समझो कि यहाँ पर है GCGC, ये क्या है, इसका रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, कंप्लीमेंट्री,
उसका क्या करोगे, उसका आप प्रोब मतलब क्या, उसका क्या करते हो आप, इसका कंप्लीमेंट्री लेते हो, मतलब आप लोग क्या लोगे इधर सी जी सी जी, ठीक, आप क्या करोगे इसको सी जी सी जी, इसका क्या करोगे, इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री लोगे, क्या करोगे इसका, इसका जो भी आप रिपीटेटिव सीक्वेंस उसको कॉम्प्लीमेंट्री लोगे, उसी को बोलते हैं क्या प्रोब, उसी उसके उस क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्रोब। प्रोब मतलब आपने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया, ठीक है, क्या किया उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस था उसका आपने क्या किया, उसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिया, जिसको बोलते हैं क्या प्रोब। तो आप क्या करोगे, उसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे, ठीक है, उस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट को रेडियो एक्टिव लेबल्ड करोगे वी एन टी आर प्रोब से, उसको रेडियो एक्टिव भी करो, क्यों, जब उसको हम जब उसमें क्या करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, जब इसको क्या करोगे, जब इसका ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो क्या हो गया, वो जो हम लोग का क्या था फ्रेगमेंट था वो दिखेगा। भाई ये मतलब देखो, ये जो फ्रेगमेंट आपको मैं बताया हूँ ये नहीं दिखता ऐसी, ठीक है, आप इसको मतलब प्रैक्टिकल करोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, जब आप खाली एक कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको देखने के लिए नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। लास्ट स्टेप क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करते हैं, जो भी आपका जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, जो फ्रेगमेंट रेडियो एक्टिव हो गया है उसको आप जब एक्सरे से पास करोगे, ठीक है, एक्सरे से फिल्म से पास करोगे तो आप क्या, वह चमकेगा, ठीक है, जब आप एक्सरे फिल्म से आप पास करोगे रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट को, आपने क्या कर दिया है उसको, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसमें उसको आपने क्या अटैच किया, उसके साथ बैंड कर दिया है कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जो क्या है रेडियो एक्टिव है तो क्या होगा, वो चमकेगा, तभी आप उस जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, जब भी तभी आप क्या करेगा, जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो जो सीक्वेंस है ये, ठीक है, जो क्या है ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, इस सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप समझ गए, किसी को बोलते हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप ऐसी करके किसी का इंडिविजुअल का क्या कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब कहीं पर भी आपने कहीं पर मर्डर होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं वहाँ, वहाँ क्या करते हैं, देखो उस पर्सन का लेते हैं मर्डर, ठीक है, जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ पर दो सैंपल का ब्लड मिला है, एक सैंपल किसका है, जो मर्डर हुआ है उसका, ठीक है, जो बेचारा विक्टिम है उसका है, और एक जो ब्लड का सैंपल वो किसका है नहीं पता, लेकिन आप लोग को मतलब दो आदमी में शक है, आप क्या करोगे, दोनों आदमी का जो ब्लड है उसको सैंपल को लेंगे, और वो जो वहाँ पर मिला था क्रिमिनल साइड में, ठीक है, जहाँ पर खून हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जो ब्लड मिला उसको भी आप तीनों को क्या करो, तीनों ब्लड का आप क्या करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और आप देखोगे कि कौन सा ब्लड जो है, कौन सा जो क्रोमोजोम है, ठीक है, टेंडम रिपीट किसका सेम है, क्या देखोगे आप किसका जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है वो सेम है, जिसका भी अगर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सेम होगा मतलब वही क्या है, कातिल है, मतलब ऐसे भी इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते क्या है एग्जैक्टली, ठीक, इसमें क्या करते हैं मेन, इसमें जो ह्यूमन का स्पेसिफिक जो बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, इस जो स्पेसिफिक है हर इंडिविजुअल में क्या है वो यूनिक है, जो मेरे में रिपीटेटिव सीक्वेंस वो आपके में नहीं है, जो आपके में है वो मेरे में नहीं है, मतलब ऐसे क्या है सेम नहीं है, डिफरेंट, हर इंडिविजुअल में क्या है वो डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटेटिव डीएनए, उसी को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, आपके स्टार्टिंग में बस इतना ही दिया है, आपने एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है, क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 2 के एग्जाम्पल आपके दिया, आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन आपको सिंपल तरह से मैं बताया हूँ कि कैसे मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको करते हैं। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।